दमयंती। एपिसोड 6। शिव के मना करने पर दमयंती ने कहा, अरे ऐसे कैसे मना नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हम भी ऐसे ही उखड़े हुए थे जब हमें हमारी पसंद की ड्रेस नहीं मिल रही थी, और फिर आपने हमारे लिए देखिए कितनी सुंदर साड़ी पसंद की और हमारा मुरझाया हुआ चेहरा एकदम से खिल उठा था। और हमें लगता है कि जब आप गौरी के लिए कुछ पसंद करेंगे तो फिर तो वो उसे पसंद किए बिना रह नहीं पाएगी। दमयंती भी अपना पूरा जोर लगा रही थी कि शिवरी कम से कम कुछ वक्त के लिए तो एक दूसरे के साथ रह ले। शिव दमयंती की आंखों ही आंखों में किया गया निवेदन ठुकरा नहीं सका और वो तैयार हो गया था, पर गौरी अब भी खामोश खड़ी थी। क्या सोच रही है दीदी? हाँ कर दीजिए, कुंवर साहब का इंतजार कर रहे हैं। रानो ने धीरे से गौरी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब ठीक है, हम भी तैयार है, पर हमारी एक शर्त है। गौरी के इतना कहते ही शिव के साथ साथ दमयंती और रानो भी गौरी की तरफ देखने लगे थे। शॉपिंग का बिल पेमेंट हम करेंगे। गौरी ने हिचकते हुए दमयंती की तरफ देखा और फिर नजरें झुका ली। आप निश्चिंत रहिए गौरी, शिव आपके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। दमयंती ने मुस्कुराते हुए गौरी के गाल पर हाथ रखा और रानो को अपने साथ लेकर वहां से फूड प्लाजा की तरफ चली गई। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद आखिर शिव ने हिम्मत करके गौरी की तरफ बिना देखे कहा, आपको जो भी लेना है ले लीजिए, आपको हमारी पसंद से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। हम आपका यही इंतजार कर लेंगे और आपके साथ चलकर हम आपकी परेशानी और नहीं बढ़ाएंगे। शिव इतना कहकर गौरी के जवाब को सुने बिना वहां से आगे बढ़कर एक जगह जाकर खड़ा हो गया था, जहां पर कुछ गर्ल डमी बेहद खूबसूरत और आकर्षक वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी हुई खड़ी थी। शिव उन्हीं डमी गर्ल्स को देखकर अपना वक्त काटने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में गौरी की मीठी शहद सी आवाज पड़ी और वो भारी हैरत में पड़ गया। अगर हमें कुछ खरीदना आता तो हम इतनी देर से यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे होते, और फिर अगर हमें अकेले ही कुछ खरीदना है तो फिर दमयंती जीजीसा की बात का मान घट जाएगा, और ये हम हरगिज नहीं होने दे सकते। गौरी चेहरे पर सपाट भाव लिए शिव के पीछे खड़ी थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जहाँ वो खड़ी थी वहां पर उसकी परछाई शिव की परछाई में समाई जा रही थी। आपको सच में कोई तकलीफ तो नहीं होगी हमारे साथ? शिव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भले ही दमयंती की खुशी के लिए ही सही, पर गौरी उसके साथ कुछ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। गौरी फिर से सधा हुआ और छोटा सा जवाब देकर चुप खड़ी हो गई थी। दोनों निशब्द से काफी देर तक यहाँ वहाँ अलग अलग फ्लोर पर जाकर अलग अलग ब्रांड की लेडीज ड्रेसेस देख रहे थे, पर कुछ शिव को पसंद नहीं आती थी तो किसी पर गौरी का मुंह बन जाता था। बेशक जुबान से दोनों खामोश थे, पर दोनों को ही एक दूसरे की आंखों की भाषा पढ़नी बहुत अच्छी तरह से आती थी। अपनी इसी काबिलियत का फायदा उठाते हुए वो दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को बखूबी समझ रहे थे। आप यही रुकिए, हम अभी आते हैं। शिव ने गौरी को आंखों के इशारे से ही एक जगह पर बैठने के लिए कहा और खुद सामने वाले काउंटर पर चला गया। वहाँ खड़ी सेल्स गर्ल से कुछ बात करते हुए उसने एक ड्रेस निकलवाई और एक तिरछी नजर से अपने सामने थोड़ी ही दूर पर बैठी हुई गौरी को देखते हुए उस ड्रेस की तुलना गौरी से करने लगा। गौरी का ध्यान उस और नहीं था, पर सेल्स गर्ल ने शिव की नजरों को भांप लिया था। सर, बहुत खूबसूरत है ये ड्रेस, और उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है आपकी गर्लफ्रेंड। ये ड्रेस उन पर बहुत जमेगी। गौरी की बेध्यानी का फायदा उठाते हुए शिव ने एक नजर गौरी को जी भर के देख लिया और फिर घूमकर वो सेल्स गर्ल को घूरने लगा। अब सॉरी सर, मुझे लगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सेल्स गर्ल को जल्दी से ही शिव का उसे घूरने का सबब पता चल गया था। वो हमारी होने वाली पत्नी है। शिव ने पत्नी शब्द पर जोर देते हुए कहा, सॉरी सर, लेकिन क्या फर्क पड़ता है इससे? ड्रेस आपकी वुड बी वाइफ पर खूब जमेगी। वो सेल्स गर्ल मुस्कुराते हुए बोली। शिव ने फीकी मुस्कुराहट के साथ पेमेंट किया और उस ड्रेस को पैक करवाकर गौरी की तरफ चल दिया। हमने आपसे कहा था ना कि हम पेमेंट करेंगे। गौरी शिव के हाथ में पैक्ड पैकेट को देखकर समझ गई थी कि शिव उसका पेमेंट करके ही उसे पैक करवा कर लेके आया था। गौरी, शिव को उसका नाम लेने में भी हिचक महसूस हो रही थी। हम आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, पर यह बात आपको भी माननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि आप शिवराज सिंह सिसोदिया की पत्नी होने जा रही है, और इस नाते ये हमारा आत्मसम्मान को गवारा नहीं था कि हम अपनी होने वाली पत्नी को एक ड्रेस तक ना दिला सके। शिव ने ये बात कुछ इस तरह से कही थी कि फिर गौरी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप से वो गिफ्ट पैक शिव के हाथों से ले लिया और नजरें फेरकर बोली, चलिए, काश कि हम आपसे कह पाते कि आपके हमारे पास से जाने के जिक्र भर से हमारी सांसें हमारा साथ छोड़ने लगती है। काश कि हम आपको कभी बता पाते कि आपको पहली बार देखने से लेकर आज के दिन तक हमने आपके साथ बस कुछ पल बिताने के लिए महादेव के आगे कितनी बार अपने हाथों को फैलाया है। तब जब आप हमारे नसीब में नहीं लिखी गई थी, हमें तो तभी आपकी ही आस थी, और आज जब आप हमारी किस्मत में लिखी जा रही है तो हम तो आज भी आपसे ये नहीं कह सकते कि थोड़ी देर और रुक जाइए। हमारे इस परेशान से दिल को आपके हमारे साथ होने की खुशफहमी ही हो जाने दीजिए। शिव अपने दिल की बात को अपने दिल में ही सोचे जा रहा था। क्या पता कहीं उसका दिल उसके इस हाल की चुगली ना कर दे गौरी से। चलिए, शिव ने फीकी मुस्कुराहट से कहा और गौरी से 2 कदम आगे चलते हुए फूड प्लाजा की तरफ चला गया। इधर दमयंती ने रानो से कहा, आपको क्या लगता है रानो, आज भी शिव और गौरी बस एक दूसरे को देखती रह जाएंगे या फिर कुछ बात आगे भी बढ़ेगी? दमयंती आकुलता से अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफी के मग को घुमाई जा रही थी। ये बात भला मैं कैसे बता सकती हूँ जीजी सा, गौरी दीदी दिल की बुरी नहीं है, पर पता नहीं क्यों कुंवर के लिए वो अपना दिल खोल ही नहीं पा रही है। रानो बोली, शिव की पहली शादी गौरी की इस हिचकिचाहट का कारण है ना, कहीं ये बात तो हम सब जानते हैं।
दमयंती ने कॉफी के मग से नजरें उठाकर रानू की तरफ देखते हुए कहा, जीजी सा, उस शादी की सच्चाई तो सब जानते हैं, बस गौरी दीदी को छोड़कर। रानू ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उस बर्बाद शादी का दंश हमारे शिव भाई साहब भोग रहे हैं। पता नहीं उस शादी की सच्चाई से शिव कभी उबर भी पाएगा या नहीं। दमयंती की आंखों में एक अनकहा सा डर रानू को साफ दिखाई दे रहा था। महादेव पर भरोसा रखिए जीजी सा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिन महादेव ने 2 साल पहले शिव और गौरी को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया था, अब वही महादेव शिव और गौरी को एक भी करेंगे। रानू ने दमयंती को समझाते हुए कहा, अगर आपकी कही हुई बात सच हो गई ना, उनके बराबर सोने से तुलवा देंगे। दमयंती की आंखों में एक चमक आ गई थी। जीजी सा, आपकी तरह हमें भी सिर्फ गौरी दीदी और कुंवर सा की खुशियां चाहिए। शायद इन दोनों ने इस बात पर गौर ना किया हो, पर ये दोनों जब भी एक साथ होते हैं तो बस एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, जैसे महादेव पार्वती माँ के साथ अर्धनारीश्वर। इन दोनों का ये स्वर्णिम साथ मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। फिर आप ही बताइए जीजी सा, जब मेरे पास इतना बड़ा खजाना होगा तो फिर मैं अलग से सोने का क्या करूंगी। रानू की आंखें भावावेश में पनीली हो गई थी। हम प्रार्थना करेंगे महादेव से कि हमारी ना सही पर कम से कम वो आपकी प्रार्थना जरूर सुन ले। दमयंती ने टेबल पर रखे हुए रानू के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे हौले से दबाते हुए कहा, अरे आप दोनों आ गए। दमयंती अपने सामने खड़े शिवरी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उनके मुस्कुराने की खास वजह थी गौरी के हाथ में पकड़ा हुआ वो ड्रेस का गिफ्ट पैक, जिसे देखकर उन्हें इतना तो समझ आ ही गया था कि अपने मन में शिव के लिए अनिश्चितता वाली फीलिंग के होने के बावजूद गौरी ने शिव की पसंद के मुताबिक कुछ खरीदना स्वीकार तो किया था। और यही एक बात दमयंती के अशांत मन को कुछ शांति देने का काम कर रहा था। आप लोग यही रुकिए, हम बस अभी आते हैं। शिव ने इनडायरेक्टली ही गौरी को दमयंती के साथ रुकने के लिए कहा और खुद जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस चला गया था, तेजी से। क्या रानू और दमयंती का प्लान कामयाब हो पाएगा? क्या गौरी और शिव एक दूसरे के करीब आएंगे और इन दोनों का मिलन फिर से हो पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। गौरी ने बहुत विनम्रता से दमयंती के आगे, दादी माँ से इंतजार कर रही होंगी। एपिसोड 7। गौरी को दमयंती के पास बैठने का बोलकर शिव तेजी से अंदर उसी तरफ चला गया था जिधर से अभी वो आया था। आप कुछ लेंगी? गौरी दमयंती के साथ भी चुप ही बैठी हुई थी और इसीलिए चुप्पी को तोड़ने के लिए ही दमयंती ने गौरी से कुछ खाने के लिए पूछा था। गौरी की तो जान अटक रही थी। वो भला किस तरह से कुछ भी खा पी सकती थी? उसका बस चलता तो वो वहाँ से 9-2-11 हो जाती। नहीं जीजी सा, शुक्रिया, पर हम कुछ नहीं खाएंगे। हमारा मतलब है कि हम घर से खाकर आए थे तो अभी भूख नहीं लगी है हमें। गौरी को लगा कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही रूखा जवाब दे दिया था अपनी होने वाली ननद को। उसने बात की कही हुई लाइन अपनी गलती को सुधारने के लिए कही थी। गौरी, हमें पता है कि हमें आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत समझदार है, पर फिर भी आपसी उम्र और ओहदे में बड़े होने की वजह से हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दमयंती गौरी की बुझी हुई शक्ल को देखकर खुद ही परेशान थी। गौरी दमयंती की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी पर बोली कुछ भी नहीं थी। अक्सर हम अपने दिल के आसपास इतना मोटा आवरण बना लेते हैं कि चाहते हुए भी ना ही हम अपने दिल में झांक कर देख पाते हैं और ना ही उस तरफ बैठा इंसान इस मोटे आवरण को भेद कर हमारे दिल में झांक कर कुछ भी देख पाता है। और ऐसे में अक्सर लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हम खुद ही अपने दिल के दुश्मन बन जाते हैं। हम जानते हैं गौरी कि अगर हम अभी से आपसे इस रिश्ते में कोई उम्मीद लगाते हैं तो हमारी ही बेवकूफी होगी, पर हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हमारे शिव बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं। उन्हें खुद को साबित करने का मौका तो दीजिए गौरी। हमें नहीं पता कि आप उनसे किस वजह से इस कदर खफा है जो आपको उनकी महज उपस्थिति मात्र असहज कर जाती है, पर जब तक आप उन्हें जानने की कोशिश नहीं करेंगी आपकी मन की गांठें उनके लिए अनसुलझी ही रह जाएंगी। दमयंती अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रही थी कि शायद गौरी को उनकी कही हुई इतनी बातों में से कोई एक बात ही समझ में आ जाए। हम कोशिश करेंगे जीजी सा, गौरी लड़खड़ाती जुबान से धीरे से बोली। हम जानते थे कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। महादेव आप दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दमयंती ने गौरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर चली गई थी। अरे वाह भाई, कमाल हो गया ये तो। दमयंती जी, हमने आपसे कहा था ना गौरी मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। शिव के साथ अंदर की तरफ से मुस्कुराते हुए राघवेंद्र सिंह आ रहे थे, जिनकी नजरें सिर्फ गौरी को ही देखे जा रही थी। पर वो जिस तरह से गौरी को देख रहे थे, रानू को उनकी ये नजरें कभी भी नहीं सुहाई थी, ना ही अब और ना ही जया जीजी और शिवराज कुंवर सा की शादी के समय। जीजी सा, अब हमें चलना चाहिए, घनी देर हो गई से दादी माँ सा इंतजार कर रही होंगी। रानू राघवेंद्र की बेचैन नजरों से घबराते हुए बोली। पर रानू के मनोभाव से अनजान गौरी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी रानू की बात सुनकर। हाँ जीजी सा, अब आज्ञा दीजिए हमें, सच में बहुत देर हो रही है, दादी माँ साहब चिंता करने लग जाएंगी। गौरी ने कहा। अरे ये क्या बात हुई आपकी गौरी, हम आए और आप जा रही हैं? कुछ देर अपने नंदोई सा के साथ भी गुजार लीजिए। राघवेंद्र बत्ती से निकालते हुए बोला था। जी फिर कभी। गौरी को आदत नहीं थी इतना फॉर्मल होने की, सो राघवेंद्र का ये बिहेवियर उसे भी असहज कर रहा था। उधर राघवेंद्र के मन में जो कुछ भी चल रहा था उससे अब तक पूर्णतया अनजान शिव को भी अच्छा लगा था और वो सोच रहा था कि शायद गौरी राघवेंद्र जीजा सा के कहने पर ही थोड़ी देर और रुक जाए। हम जरूर रुकते जीजा सा, पर अभी हमें देर हो रही है, हमें इजाजत दीजिए। गौरी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत विनम्र भाव से कहा। अरे इतनी सी बात के लिए आप हमारे हाथ मत जोड़िए गौरी। राघवेंद्र हंसते हुए जैसे ही गौरी के हाथों को अपने हाथों में लेने के लिए आगे बढ़ा, रानू ने फौरन ही गौरी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कहा, चलिए अब गौरी दीदी, वरना सच में देर हो जाएगी।
रानो के इस बर्ताव पर शिव और दमयंती ने ज्यादा गौर नहीं किया, पर राघवेंद्र सिंह खिसिया गए थे। आइए आपको घर तक छोड़ दे, अब इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर आप हमारे घर की होने वाली कुल वधू जो है। राघवेंद्र सोच रहा था कि इस बार शायद उसकी दाल गल जाए। आपका आभार कुंवर, पर हम अपनी गाड़ी लेकर आए हैं और ड्राइवर भी है, हम लोग चले जाएंगे। माफी कुंवर, पर आपको बार मना करना पड़ रहा है। रानो ने एक बार फिर से राघवेंद्र के इरादों पर पानी फेर दिया। हालांकि राघवेंद्र सिंह के असल इरादे क्या थे ये तो अभी रानो तो क्या खुद शिव भी नहीं जानता था। उसकी जिंदगी को बदनामियों, तोहमतों और आंसुओं से भरने में उसके ही जीजा सा का मुख्य रोल था। राघवेंद्र एक बार फिर से खिसियाहट से मुस्कुरा कर रह गया था। राघवेंद्र, आपकी भी एक नहीं चलने वाली है, हम तो खुद ही कहते कहते हार गए, पर अगर रानो ने डिसाइड कर लिया है तो अपनी गौरी दीदी को वो यहाँ से ले जाएगी, तो फिर कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, ना हम और ना आप। दमयंती हंसकर बोली, अरे नाना दमयंती जीजी सा, ये मैं गौरी जी को खुद से ले जाऊं? अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर मैं क्या कह सकती, पर फिर भी मुझे दादी मासा का फोन करके बताना पड़ेगा कि हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रानो ने बड़ी चालाकी से अपने और राघवेंद्र के बीच में दादी मासा सुभद्रा जी को लाकर खड़ा कर दिया था। अरे नहीं रानू जी, इतनी सी बात के लिए आपको दादी मासा को परेशान करने की क्या जरूरत है? राघवेंद्र के चेहरे पर दादी मासा का नाम लेते ही एक उलझन सी दिखने लगी थी। हाँ रानो, हम भी मजाक ही कर रहे थे। अरे भाई, अब तो गौरी आपकी दीदी है तो आप पूरे हक से इन्हें अपने साथ ले जा सकती है, पर एक बार इन्हें हमारे सिसोदिया खानदान की कुलवधू बन जाने दीजिए, इन्हें हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। दमयंती ने प्यार से गौरी के चिन पर उंगली रखकर उसके खूबसूरत मगर उदासी से भरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। गौरी ने बड़ी कुशलता से अपने चेहरे की उदासी को एक पल में ही झूठी मुस्कान से छिपा लिया था। सही कहा आपने दमयंती हुकुमसा, इन्हें फिर हम हमेशा अपनी नजरों के सामने रखेंगे। राघवेंद्र गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इस बार राघवेंद्र की बात सुनकर दमयंती के साथ साथ शिव भी राघवेंद्र की तरफ देखने लगा था। वो हमारा मतलब था कि शादी के बाद तो गौरी यही रहेंगी ना, आपकी और हमारी नजरों के सामने। राघवेंद्र ने हड़बड़ाते हुए अपनी बात पूरी की और फिर दमयंती से बोला, हुकुम, हम जरा एक अर्जेंट फोन कॉल निपटा कर आते हैं, आप तब तक बातें कीजिए। राघवेंद्र अपना फोन लेकर वहां से एक किनारे चला गया। क्या कर रहे हो राघवेंद्र सिंह, इतना उतावलापन सही नहीं है, जब 2 साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। वैसे भी गौरी का मन शिव की तरफ से खट्टा है, तो मुझे तो एक बार फिर से बस उसे एक छोटी सी फिल्म दिखानी है और गौरी के मन की खटास शिव के लिए नफरत में बदल जाएगी, पर तब तक के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये नौकरानी कुछ ज्यादा ही मुंह लग गई है गौरी और दमयंती की, इससे हमें बचकर ही रहना पड़ेगा। राघवेंद्र फोन को फर्जी ही कान में लगाए हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था। सामने कुछ दूरी पर खड़ी दमयंती को यही लग रहा था कि वो सच में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब जब आपने सोच ही लिया है तो फिर आइए हम आपको पार्किंग तक छोड़ देते हैं। दमयंती ने रानो के साथ चलने के लिए गौरी से कहा। नाना जीजी साहब, आप इतना कष्ट मत कीजिए, जीजा साहब शायद आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, हम रानो के साथ चले जाएंगे। गौरी ने बहुत विनम्रता से दमयंती के आगे हाथ जोड़ लिए थे। अच्छा ठीक है, हम राघवेंद्र जी को ज्वाइन कर रहे हैं, पर शिव आप तो उन्हें छोड़ने जा सकते हैं ना पार्किंग तक। दमयंती ने हाथ पकड़कर शिव को गौरी के सामने खड़ा कर दिया। दमयंती की इस हरकत पर शिवरी हैरान से 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए थे। वही थोड़ी दूर खड़े राघवेंद्र का जी जल गया था अपनी पत्नी की इस हरकत पर। जी इट्स ओके, वो रानो के साथ चली जाएंगी, फिर क्यों उन्हें फोर्स कर रही है आप? शिव ने दमयंती की तरफ नाराजगी वाले भाव से देखते हुए कहा। अरे पर ऐसे कैसे? दमयंती कुछ और कहती इससे पहले ही गौरी की बात सुनकर शिव और रानो हैरान रह गए थे, पर दमयंती के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। क्या कुंवर साहब, हमें छोड़ दे पार्किंग तक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महादेव आपको खूब सद्बुद्धि दे गौरी, आपको समझ में आ ही जाए कि आखिर गौरी को शिव का होना ही है एक दिन। दमयंती मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। रानो, ये हमें दीजिए। शिव ने रानो के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को अपने हाथों में लेते हुए कहा और बिना किसी भाव के गौरी और रानो को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया। राघवेंद्र उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ रहा था। आखिर राघवेंद्र के आने से रानो इतनी परेशान क्यों थी? क्या शिव और गौरी की ये शादी हो पाएगी? और क्यों ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी बनाकर रखते थे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 8। शिव और गौरी को एक साथ जाता देख दमयंती बोली, आपने देखा ना राघवेंद्र जी, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। दमयंती अपनी खुशी में खोई हुई राघवेंद्र के चेहरे के बनते बिगड़ते हुए भावों को देख ही नहीं पा रही थी। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को एक नहीं होने देना है, राघवेंद्र धीमे से दांत चबाते हुए बोला। आपने कुछ कहा? दमयंती ने बेध्यानी में राघवेंद्र की तरफ देखा था। हम बस यही कह रहे हैं कि आप खुश है ना? राघवेंद्र ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलते हुए कहा। हम बहुत खुश हैं। दमयंती अपने दोनों हाथों से राघवेंद्र के हाथों को थामे हुए बोली, और हम आपकी खुशी में खुश है हुकुम। राघवेंद्र ने दमयंती के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहा और दमयंती को अपने गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में गुस्से के लाल डोरे तैर रहे थे जिनसे दमयंती पूरी तरह से अनजान थी। गौरी भले ही शिव की उपस्थिति से असहज महसूस कर रही थी, पर रानो को शिव की मौजूदगी बहुत राहत दे रही थी। इधर राघवेंद्र जिस तरह से गौरी को देख रहा था, उसे 2 साल पहले का वो मंजर याद आ गया था जब एक फैमिली फंक्शन में राघवेंद्र गौरी से अचानक ही टकरा गया था। गौरी तो उसे सॉरी बोलकर आगे चली गई थी, पर राघवेंद्र उसे शिकारी नजरों से ताड़ता ही रह गया था। फंक्शन में मेहमानों को चाय नाश्ता सर्व कर रही बाकी नौकरों के साथ रानो की तेज नजरों से ये सब छुप नहीं सका था, पर राघवेंद्र सिसोदिया का दामाद था और उस वक्त वो वहाँ मेहमान बनकर आया था,
तो रानो का सीधे सीधे उसके बारे में कुछ कहना इतना आसान भी तो नहीं था। लेकिन उस हादसे के बाद सबसे ज्यादा पछतावा रानो को ही हुआ था। काश कि वो राघवेंद्र के बारे में पहले ही सबको सब कुछ बता देती तो शायद ये अनहोनी ना होती, जिसकी वजह से गौरी को अपने भी घर से दूर होना पड़ा था 2 साल के लिए। और शिव, वो तो अपने उस गिल्ट से बाहर तक नहीं निकल पाया था अब तक। रानो, ये गाड़ी में रख दीजिए। शिव रानो को एक बार फिर से वो सभी शॉपर्स गाड़ी में रखने को बोल रहा था, पर रानो तो अपनी ही धुन में खोई हुई थी। रानो, आपका ध्यान किधर है? गौरी ने आहिस्ते से रानो के कोहनी को अपनी कोहनी से छुलाते हुए कहा। अब कहीं नहीं, मैं भला कहाँ खो जाऊंगी। होना आप लोगों को चाहिए एक दूसरे के साथ में, पर आप दोनों को साथ में देखकर लगता है कि जैसे 2 सीबीआई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल खामोश, चुपचाप और सीरियस मोड में। रानो हंसने लगी थी अपनी बात पर। पता नहीं क्यों, पर जब से उसने राघवेंद्र की आंखों में गौरी के लिए एक अजीब सी फीलिंग देखी थी, उसकी दिली ख्वाहिश हो रही थी कि अब गौरी और शिव की शादी बिना किसी विघ्न बाधा के जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। और वो आज घर लौटते ही इस संबंध में दादी मासा से बात करना चाह रही थी। रानो एक बार फिर से अपने ही ख्यालों में खो गई थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि उसकी अभी भी की गई बेफिजूल की बकवास से शिव और गौरी दोनों ही अकबकाकर पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे से पहलू बदलकर खड़े हो गए थे। रानो, वहाँ ऊपर दमयंती जीजीसा के सामने आपको घर जाने की बहुत जल्दी मची हुई थी, पर अब आपको देखकर लग रहा है कि जैसे आपका नीलकमल जाने का कोई मन ही नहीं है। शिव ने रानो को अपने में ही खोया हुआ खड़ा देखकर टोक दिया। रानो अगर इतनी जल्दी जाने की जिद नहीं करती तो कम से कम गौरी अभी कुछ देर और उसकी आंखों के सामने रह सकती थी। क्या फर्क पड़ता कि वो उसे अपने सामने नोट करती भी या नहीं, उसकी किसी बात का जवाब देती भी या नहीं, उससे बात करती भी या नहीं। शिव के लिए तो गौरी का एहसास ही काफी था उसे अपने रूबरू महसूस करने के लिए। शिव भी अपने दिल की हालत से मजबूर था। वो गौरी के सामने पड़कर उसे किसी भी अप एंड डाउन वाली कंडीशन में फंसने से बचाना भी चाहता था, पर अब जब वो उसके सामने कंडीशन में फंसने से बचाना भी चाहता था, पर अब जब वो उसके सामने आ ही गई थी तो उसका बावरा मन भी यही कामना कर रहा था कि कुछ भी करके, कोई भी बहाना करके गौरी थोड़ी देर के लिए उसके आसपास और ठहर जाए। रानो और राघवेंद्र के मन की हलचल से अनजान शिव अपने दिल के अलग ही एहसासों में डूबा हुआ था। रानो, आप लोग पहुंच जाए तो प्लीज गिव मी अ मिस्ड कॉल सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट बोथ ऑफ यू रीच्ड होम सेफली। शिव ने तिरछी नजरों से गौरी की तरफ देखते हुए रानो से कहा। गौरी शिव को अनसुना करते हुए गाड़ी में पीछे की तरफ सीट पर जाकर बैठ गई। रानो शिव को बस साकेतिक रूप से ही हाँ करके चुपचाप मुंह पर हाथ रखे हंसते हुए गौरी के पीछे पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गई। पता नहीं क्यों, पर आज रानो को शिव में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही थी। गौरी दीदी को जरूर ही कुंवर के बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। रानो ये मन ही मन सोचते हुए ड्राइवर को चलने के लिए बोली और ड्राइवर ने गाड़ी को नील कमल की तरफ भगाना शुरू कर दिया। आखिर आप क्यों हमसे किसी भी तरह की उम्मीद रखेंगी गौरी? हम कभी आपको बता ही नहीं सके कि हम। गाड़ी से उठने वाले धुएं की धुन में खोए शिव को होश तब आया जब उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जीजी साहब, आप यहाँ? हमारा मतलब है कि आप यहाँ हैं तो फिर जीजा सा कहाँ है? शिव दमयंती को पार्किंग में अकेला ही खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गया था। आप तो जानते हैं ना शिव, अपने जीजा सा को हमसे ज्यादा तो उन्हें उनका बिजनेस प्यारा है। वो हमारे साथ आ ही रहे थे कि अचानक से कोई फोन कॉल आ गया और एक जरूरी मीटिंग के लिए उन्हें अभी निकलना पड़ गया। दमयंती ने पार्किंग में अपने अकेले खड़े रहने का रीजन बताते हुए कहा, आइए आपको घर छोड़ दे, फिर हमें भी एक अर्जेंट डील फाइनल करने के लिए क्लाइंट से डिनर पर मिलना है। शिव ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, आप दोनों लोग थकते नहीं है? दिन भर वीसी, क्लाइंट मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ब्लूप्रिंट्स तैयार करना, उफ, ये तो चक्कर ही आने लगे इतने सारे काम का एक साथ विचार करते हुए। दमयंती अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोली। शिव दमयंती की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। जीजी साहब, अगर हमें आपकी तरह चक्कर आने लगेंगे तो हमारे राइवल्स को 1 मिनट नहीं लगेगा सिसोदिया एम्पायर की मजबूत दीवार में सेंध लगाने में। मुश्किल शिखर पर पहुंचना नहीं होता है जीजी, मुश्किल शिखर पर बने हुए अपनी पोजीशन को बरकरार रखना होता है, और वो भी अपने जमीर को जिंदा रखते हुए। शिव सामने गाड़ी चलाते हुए एक नजर दमयंती के चेहरे पर भी डालते हुए बोला। शिव की आखिरी बात सुनकर दमयंती का चेहरा हल्की सी उदासी से घिर गया था, पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बातों का रुख मोड़ दिया था। शिव भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि फिलहाल या तो बातें बंद ही हो जाए या फिर बातों का टॉपिक ही बदल जाए, इसलिए वो भी शांति से गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया था। इधर नीलकमल चौहान हाउस में सुभद्रा जी बाहर लिविंग रूम में बैठी हुई गौरी के आने का इंतजार कर रही थी। सुभद्रा जी के पीछे खड़ी कमला कई चक्कर लगा चुकी थी दरवाजे तक के। अरे कमला, तेरे ऐसे चक्कर लगाने से गौरी बिटिया जल्दी आ जाएंगी क्या? क्यों खून जला रही है अपना? जाओ जाकर बड़ी मालकिन का ध्यान रख जाकर। बगीचे में एक किनारे कुर्सी पर बैठे सुस्ता रहे माली को कमला के बार बार गेट तक आने जाने से बड़ी उलझन हो रही थी। बड़ी मालकिन की मुंह लगी है तो क्या हमें आराम भी नहीं करने देगी? माली अपनी कुर्सी पर बड़बड़ाते हुए इधर उधर पहलू बदलने लगा था। माली की इस हालत से गेट कीपर भी इत्तेफाक रखता हुआ नजर आ रहा था। आखिर कमला की दौड़ बार बार मेन गेट तक ही तो जाकर खत्म हो जाती थी और सड़क पर किनारे से झांक लेने के बाद फिर से अंदर चली जाती थी। जे कमला ऐसे ना मानेगी, जब तक गौरी बिटिया की गाड़ी इसे दिखाई ना पड़ेगी ना तो जे खुद चैन से बैठेगी और ना काऊ को बैठने देगी। गेट कीपर भी मुंह बना रहा था कमला की लेफ्ट राइट से तंग आकर। आज तो आपने लगता है बहुत सारी खरीदारी की है गौरी। रानो के दोनों हाथों में हाथ भरकर शॉपर्स को देखकर सुभद्रा जी का आशंकित मन थोड़ा सा सहज हुआ था। कहा दादी मासा, गौरी दीदी को कहाँ कुछ समझ में आ रहा था, वो तो भला हो को। रानो इससे पहले कुछ और कहती, गौरी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा कर दिया। आप रुक क्यों गई रानो? हमें जानना था कि आखिर आप कहना क्या चाह रही थी। सुभद्रा जी चेहरे पर जिज्ञासु भाव लिए हुए रानो की तरफ देख रही थी, जबकि वो खुद ही तो आज के इस कार्यक्रम की तादरता थी।
कुछ नहीं दादी मासा, मैं तो बस ये कह रही थी कि गौरी दीदी की वजह से तो बेचारे सेल्समैन के सर में दर्द हो गया आज। लगभग पूरा काउंटर ही खाली करवा लिया था दीदी ने। रानू हंसते हुए बोली जा रही थी। गौरी ने कहा, दादी मासा हम थक गए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। गौरी को कोई मतलब नहीं था रानू के साथ उस खरीदारी में। ठीक है, आप आराम कीजिए, खाना तैयार होते ही हम आपको बुलवा लेंगे, सुभद्रा जी ने स्माइलिंग फेस के साथ कहा। हमें इसी बात की खास खुशी है गौरी कि आप हमारी बात मानकर आज बाहर गई। भले ही शिव से आपकी मुलाकात आपको एक इत्तेफाक लगे, पर ये हमारी ही कोशिश थी आपको उनके सामने लाने की। ये गाहे बगाहे मिलना और ना नुकुर करते हुए भी एक दूसरे की पसंद को स्वीकार करना ही पहली सीढ़ी होती है किसी अनजान को अपने दिल के अंदर आने का रास्ता दिखाने की। फिर शिव आपके लिए इतने भी अनजान नहीं है, बस कमी है तो चंद मुलाकातों की जो आप दोनों को एक दूसरे का पूरक होने का एहसास दिलवाएंगी। सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में जा रही गौरी को पीछे से देखते हुए सुभद्रा जी अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए एक नया प्लान बनाने में लग गई थी। क्या गौरी और शिव को एक करने के लिए उन दोनों को मिलवाना सुभद्रा जी का प्लान था? क्या राघवेंद्र की गौरी पर बुरी नजर थी और राघवेंद्र आगे क्या करने वाला था? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। एपिसोड 9। गौरी अपने कमरे में अनमनी से आकर बैठ गई थी। आज शाम को जो कुछ भी हुआ था वो उसकी आंखों के सामने से किसी रील की तरह गुजरने लगा था। आपका जिक्र होते क्यों हम खुद को रोक नहीं पाते हैं? क्यों हम खुद को समझाते समझाते भी खुद को आपकी तरफ खींचने से रोक नहीं पाते हैं? क्यों आपकी आंखों की गहराइयों में हम खुद को डूबने से बचा नहीं पाते हैं? जानते हुए भी हमसे पहले आपके ऊपर दया जी का अधिकार है। हम क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि आप सिर्फ हमारे लिए ही है? आपसे जुड़ी हर चीज पर हमारा ही हक है, फिर चाहे वो आपकी मुस्कुराहट हो जिससे आपके गालों पर वो डिंपल्स पड़ जाते हैं, जिनमें डूबकर फिर हमारा उन डिंपल्स से बाहर आने का मन ही नहीं करता, या फिर आपका अनकहा प्यार शायद आप हमसे नहीं जया जीजी से करते थे। हम तो आपसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाए थे। जब हमें पता चला था कि आप जया जीजी से शादी करने को तैयार हो गए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और हम दोनों के बीच में हरगिज नहीं आना चाहते थे, ना ही 2 साल पहले और ना ही अब। हम जानते हैं ये गलत है, बहुत गलत है। आप जया जीजी की अमानत है और हम कैसे आप पर अपना अधिकार जता सकते हैं, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमसे नहीं जया जीजी से प्यार करते हैं। कुछ जानते हुए भी हम इस शादी को रोक नहीं पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए जीजी, हम आपके गुनहगार हैं। हम शिव के गुनहगार हैं जो उनके दिल में आपके होते हुए भी हमने उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश की। माफ कर दीजिए आप दोनों, हमें माफ कर दीजिए। गौरी खिड़की के पास खड़ी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रोने लगी थी। आप किस बात की माफी मांग रही है गौरी? और वो भी उनसे जिन्होंने सिंह खानदान पूरे नील कमल की इज्जत को तार तार करने में एक पल नहीं गवाया। उन्होंने अपनी जिद में आकर न सिर्फ हमें धोखा दिया था, बल्कि उनकी वजह से शिव को भी पूरे समाज के सामने शर्मिंदगी का बोझ उठाना पड़ा था। गौरी के हाल लेने के लिए आई सुभद्रा जी गौरी को इस तरह से रोते हुए देखकर दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। हालांकि उन्होंने गौरी की सभी बातों को नहीं सुना था, सिवाय इसके कि वो जया से माफी मांग रही थी इस शादी को करने के लिए। जया जीजी के मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं जानते दादी मासा, पर वो कुंवर सा से प्यार करती थी और कुंवर सा उनसे की जगह हम कैसे ले सकते हैं कुंवर सा की जिंदगी में, उनके दिल में। गौरी का मन भारी हो रहा था, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा, और इससे पहले कि सुभद्रा जी उसके किसी भी सवाल का जवाब देती, खिड़की के पल्लों पर लटक रहे पर्दों को पकड़कर खुद को गिरने से बचाने के चक्कर में गौरी उन पर्दों को पकड़े हुए ही गिर पड़ी थी जमीन पर, और लोहे की रॉड जिसमें वो पर्दे फंसे हुए थे वो गौरी के सर पर लगी जाकर। गौरी! सुभद्रा जी चिल्लाते हुए गौरी की तरफ भागी। उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर रानू भागते हुए कमरे में आ गई। वो दादी मासा और गौरी को खाने के लिए बुलाने ही आ रही थी। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? दीदी के तो सर से खून निकल रहा है। रानू ने जल्दी से गौरी के सर से बह रहे खून को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए कहा, हम अभी डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। सुभद्रा जी घबराई हुई सी बाहर कॉरिडोर में रखे हुए लैंडलाइन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उनके फोन करने से पहले ही लैंडलाइन फोन बजने लगा था। इस समय वो डॉक्टर साहब को फोन करना चाहती थी, जिससे वो यहाँ नीलकमल जल्द से जल्द पहुंचकर गौरी का इलाज शुरू कर सके, लेकिन अब फोन के लगातार बजने की वजह से उसे रिसीव करना भी जरूरी था। सो उन्होंने अनिच्छा से फोन उठा ही लिया। हेलो। सुभद्रा जी जल्द से जल्द बात टरका कर फोन रखना चाहती थी। अब खम्मा घड़ी सुभद्रा मासा, ये सुनैना जी थी, शिव की मासा। घड़ी कम्मा सुनैना, आपने इस वक्त फोन किया? सुभद्रा जी मन रूठे ही बोल पड़ी, अब क्या बात है मासा, आप ठीक तो है ना? आप हमसे पहले कभी भी इस तरह से बात नहीं किया, इसलिए। सुनैना जी के अनुभवी दिमाग ने फौरन ही सुभद्रा जी के मन की उलझन को समझ लिया था। हम आपको सब बताएंगे सुनैना, पर इस वक्त हम जरा जल्दी में है। गौरी के सर में चोट लग गई है और उनके सर से बहुत सारा खून बह गया है। हमें डॉक्टर को फोन करना है। क्या आप हमसे बाद में बात कर सकती है? सुभद्रा जी ने बिना समय गवाए सुनैना जी को अपनी बेरुखी का कारण बता ही दिया। अब बिल्कुल मासा, हम बातें बाद में कर लेंगे, पर अभी गौरी के इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है। मासा, अगर आपको ठीक लगे तो क्या हम शिव को दमयंती के साथ भेजते नीलकमल? वो क्या है ना कि शिव के एक बहुत ही अच्छे दोस्त है डॉक्टर, जो वो गौरी का चेकअप कर लेंगे। सुनैना जी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि पता नहीं उनका सुझाव सुभद्रा जी को पसंद आएगा भी या नहीं। सुनैना जी, आप जितनी जल्दी हो सके कुंवर साको और दमयंती को यहाँ भेज दीजिए डॉक्टर के साथ। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। सुभद्रा जी ने अधीरता के साथ कहा। आप चिंता मत करिए मासा, बस कुछ ही देर में शिव वहाँ पहुंच रहे हैं। सुनैना ने सुभद्रा जी को प्रणाम किया और फोन रख दिया। अगले 15-20 मिनट सुभद्रा जी के कभी घड़ी को तो कभी ऊपर कॉरिडोर की रेलिंग से नीचे का दरवाजा झांकते हुए ही बीते थे।
अगर आज रणविजय और रुक्मिणी यहाँ होते तो हम बूढ़ी औरत को यूं इस तरह से बेसहारा होकर गौरी के सासरे वालों की मदद ना लेनी पड़ती। पर उन लोगों की भी क्या गलती? जो काम जया ने किया था उसके बाद से तो वो दोनों नहीं चाहते थे कि अनिका के ऊपर जया की परछाई भी पड़े, और उन लोगों ने रातों रात ही नीलकमल तो क्या पूरा शहर देश छोड़कर परदेश में भी बसने का फैसला ले लिया था। और पता नहीं क्यों गौरी भी उनके साथ चली गई थी, ये कहकर कि वो अपनी आगे की पढ़ाई अनिका के साथ लंदन में ही करेगी। सुभद्रा जी इजी चेयर पर बैठी हुई अतीत की कड़वी यादों में गोते लगा ही रही थी कि अचानक से मेन गेट की डोरबेल बजने से वो वर्तमान में वापस लौट आई। नीचे झांककर देखा तो किचन की तरफ से हाथ पोंछते हुए कमला भागी हुई गेट खोलने को जा रही थी। गौरी के बारे में सुनकर बहुत कुछ परेशान हाल सा शिव, दमयंती और अपनी ही उम्र का एक डिसेंट से लड़के के साथ वो तीनों अंदर आए। दमयंती ने गौरी के बारे में कमला ने बिचकाते हुए की तरफ इशारा कर दिया। शिव हड़बड़ाया सा दमयंती और अपने डॉक्टर दोस्त को पीछे छोड़कर आगे आगे चलते हुए एक एक सीढ़ी को पार करते हुए जल्द से जल्द गौरी के रूम की तरफ बढ़ता जा रहा था। पर क्या गौरी के कमरे के बाहर बेचैनी से चक्कर काटते हुए सुभद्रा मासा को देखते ही उसके पैर शिथिल पड़ गए। वो धीरे धीरे चलते हुए आखिर एक जगह रुककर दमयंती और अपने डॉक्टर दोस्त शेखर का इंतजार करने लगा। सुभद्रा मासा शिव को देखकर हल्के से मुस्कुराई, पर शिव के लिए खुद को उनके सामने सामान्य बनाए रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। वो हल्के से मुस्कुराया और सुभद्रा मासा की तरफ से पीट करके खड़ा हो गया था। उसे 2 साल पहले का वो मंजर याद आ गया था जब वो नीलकमल में दुल्हा बनकर जया से शादी करने आया था। तब इन्हीं सुभद्रा जी ने कितने अरमानों से उसका द्वारचार करवाकर उसे अंदर बुलाया था। बस वो एक रात थी और आज की ये एक रात है जब शिव दोबारा नीलकमल में अपने कदम रख रहा था। कितना कुछ बदल गया था उन 2 रातों में, जब सुभद्रा जी ने उसका कितना मुस्कुराते हुए और दिल से स्वागत किया था, और आज की इस रात में सुभद्रा जी के साथ साथ शिव भी किसी मजबूरी के तहत ही यहाँ खड़ा हुआ था। दोनों की ही मजबूरी गौरी से जुड़ी हुई थी। सुभद्रा जी के लिए गौरी उनके बेटे बहू की आखिरी निशानी थी, और शिव के लिए गौरी उसके टूटे बिखरे हुए जीवन को एक बार फिर से संवारने और व्यवस्थित करने का जरिया थी। अरे शिव, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए अंदर चलिए हमारे साथ। तब तक दमयंती और शेखर दोनों ही शिव के पास आकर खड़े हो गए थे। हाँ आप लोग चलिए, हम आते हैं। शिव ने नजर चुराकर सुभद्रा जी की तरफ देखा और फिर दमयंती और शेखर को गौरी के कमरे में जाने का इशारा कर दिया। सुभद्रा जी दमयंती और शेखर को अपने साथ अंदर ले गई। अंदर जाते हुए उन्होंने एक बार पलटकर शिव की तरफ देखा था। शिव खुद की नजरों में आहत महसूस करता हुआ सामने खड़ी सुभद्रा जी को ही देख रहा था। सुभद्रा जी क्रम में कमला एक बार फिर से वहां से गायब थी, पर गौरी की चिंता में परेशान सुभद्रा जी का ध्यान इस और गया ही नहीं था कि हर समय सर पर हवा की तरह मंडराने वाली कमला आने वाले मेहमानों के लिए दरवाजा खोलकर एकदम से कहां चली गई थी। आखिर कमला अचानक से कहां गायब हो गई थी? क्या गौरी अब ठीक हो पाएगी? आखिर गौरी को इस शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? और क्या शिव और गौरी फिर से एक होंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 10। शिव गौरी के कमरे के बाहर पीठ किए हुए खड़ा था। वो बस महादेव से गौरी की सलामती की दुआ मांग रहा था। जैसे तैसे बहुत उठापटक के बाद ही सही, पर इस बार गौरी ही शिव की किस्मत में लिखी जा रही थी, और शिव बस इसी बात से खुश था कि भले ही जबरदस्ती ही सही, बेमन से ही सही, पर गौरी उसकी पत्नी हो जाएगी। शिव गौरी एक हो जाएंगे। ऐसे में गौरी को लगी जरा सी भी चोट शिव के दिल को 1000 मर्तबा दर्द देती थी। रानू ने शेखर के आने तक गौरी के सर को, जहां चोट की वजह से खून बह रहा था, अपने दुपट्टे से कसकर बांध दिया था, जिसकी वजह से उसका खून बहना अब बंद हो चुका था। पर सर पर चोट लगने की वजह से गौरी अब भी बेहोश थी। यही चिंता का विषय था सुभद्रा और रानू के लिए। दादी मासा, आप चिंता मत कीजिए, शेखर बहुत काबिल डॉक्टर है, वो हमारी गौरी को एकदम से सही कर देंगे। दमयंती आंखों में आंसू लिए गौरी को ही देख रही सुभद्रा जी को समझाते हुए बोली, पता नहीं दमयंती, महादेव ने हमारी गौरी के भाग्य में क्या लिखा है, क्यों हर बार इन्हें ही वो अपनी कठिन परीक्षा के लिए चुनते रहते हैं। हमारी फूल जैसी बच्ची पता नहीं इनकी इस परीक्षा में सफल हो भी सकेगी या नहीं। सुभद्रा जी अब भी परेशान सी बेहोश गौरी को ही देख रही थी। दादी मासा, महादेव अपने सबसे अच्छे और सबसे सच्चे भक्तों को ही अपनी कठिन परीक्षा के लिए चुनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भक्तों पर पूरा विश्वास होता है कि वो उनकी इस कठिन परीक्षा में जरूर सफलता हासिल करेंगे। गौरी तो महादेव की अनन्य भक्त है, तो उन पर शिव की कृपा क्यों नहीं होगी? दमयंती हर संभव प्रयास कर रही थी सुभद्रा जी के अशांत चित्त को शांत करने के लिए। दमयंती के मुंह से शिव का नाम सुनते ही जैसे सुभद्रा जी को कुछ याद सा आ गया था, और वो दमयंती से हम अभी आते हैं कहकर कमरे से बाहर चली गई। फिर चलिए शिव, गौरी आपकी होने वाली धर्म पत्नी है, आपको उनसे पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है, और इस हक से आप उनके कमरे में अंदर जा सकते हैं। सुभद्रा जी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर शिव को गौरी के कमरे में चलने के लिए बोल दिया था। दादी माँ साहब, हम बस गौरी की सलामती चाहते हैं। शेखर और जीजी सा अंदर है, और हम नहीं जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, बस वो ठीक हो जाए। शिव ना जाने कितने समय के बाद सुभद्रा जी के सामने आया था, तो उसके लहजे में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक था। अभी शिव अपने आप को मना भी नहीं पाया था कि गौरी के कमरे में जाने के लिए कि पीछे से आंधी तूफान की तरफ भागते हुए राघवेंद्र जी आ पहुंचे थे वहां।
कैसी है गौरी, क्या हुआ है उन्हें? राघवेंद्र ये सवाल पूछते हुए जाना तो गौरी के कमरे में ही चाह रहे थे, पर सुभद्रा जी और शिव को गौरी के कमरे के बाहर ही खड़ा देखकर वो भी वही रुक गए थे। जीजा सा, आप यहाँ? आप तो दिल्ली से बाहर गए हुए थे ना, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए? हालांकि शिव ने ये बात बड़ी नॉर्मल तरीके से ही पूछी थी, पर राघवेंद्र उसके इस सवाल पर बुरी तरह से सकपका गया था और उनकी ये दशा सुभद्रा जी की बूढ़ी पर तेज नजरों से बच नहीं सकी थी। हाँ, हम दिल्ली से बाहर मीटिंग के लिए गए थे, पर अचानक से क्लाइंट का फोन आया कि वो आज नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर हमें मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और हम जल्दी घर आ गए। और यहाँ आकर हमें पता चला कि आप और दमयंती नीलकमल आए हुए हैं। गौरी को चोट लगी हुई है तो हम खुद को रोक नहीं पाए यहाँ आने से। राघवेंद्र के माथे पर पसीने की बूंदें साफ बता रही थी कि वो कुछ तो छिपा रहे थे या फिर पूरी ही बात छिपा रहे थे। दादी माँ सा, क्या हम गौरी को देख सकते हैं? आखिर राघवेंद्र ने अपने मन की बात ही डाली थी। कुंवर राघवेंद्र साहब, आप रिश्ते में गौरी के नंदोई सा है और वो भी बड़े, तो हमारे हिसाब से आपका गौरी के कमरे में जाकर उन्हें देखना सही नहीं होगा। वो ठीक है, बेहतर है पहले से। बाकी डॉक्टर शेखर है अंदर उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए। हमारे हिसाब से आप यही रुकिए, हम दमयंती को बाहर भेज रहे हैं आपके पास। सुभद्रा जी ने दो टुक शब्दों में राघवेंद्र को उसकी जगह दिखाते हुए कहा और गौरी के कमरे की तरफ जाने लगी। फिर 2 कदम चलने के बाद पीछे की ओर मुड़कर शिव से बोली, शिव, आप आ रहे हैं ना हमारे साथ? अब हाँ जी हम आ रहे हैं। शिव को अब भी थोड़ी सी हिचक महसूस हो ही रही थी अंदर जाने में। जीजा साहब, हम जरा गौरी के हालचाल लेकर अभी आते हैं। शिव ने राघवेंद्र की तरफ देखा और फिर सुभद्रा जी के पीछे चल दिया। हाँ, जरूर आप देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि आपकी गौरी ठीक है या नहीं। राघवेंद्र ऊपर से तो मुस्कुरा रहा था, पर अंदर ही अंदर गुस्से और अपमान की आग में जल रहा था। ये सुभद्रा फिर से हवा में उड़ने लगी है। पिछली बार इसके पर काटे थे तो कई दिनों तक होश में ही नहीं रही थी। अब लगता है पिछली डोज का असर कम होने लगा है। इसे फिर से इसकी औकात बतानी पड़ेगी। इसे फिर से दिखाना पड़ेगा कि कुंवर राघवेंद्र सिंह किस चिड़िया का नाम है। इसकी इतनी हिम्मत जो हमें अंदर जाने से मना किया। गौरी को तो सिर्फ हमारा राघवेंद्र सिंह का ही होना है। बस एक बार हमें मौका मिलने दीजिए। शिव की सच्चाई गौरी के कानों में डालने की देर है। गौरी खुद ही शिव से शादी करने से मना कर देंगी और रही बात दमयंती की, तो उनसे शादी करना तो सिर्फ सिसोदियास में शामिल होकर नीलकमल में घुसने का आसान रास्ता था और कुछ नहीं। गौरी से शादी होते ही दमयंती हमारी जिंदगी से ठीक वैसे ही बाहर जाएगी जैसे कि दूध में पड़ी हुई मक्खी। राघवेंद्र अपने ही कुत्सित विचारों में लीन कुटिलता से हंस रहा था। आपने बहुत अच्छा किया जो इनके सर को कसकर बांध दिया, वरना चोट गहरी होने की वजह से ज्यादा खून बह सकता था। शेखर ने एक प्रशंसा भरी दृष्टि रानो के ऊपर डालते हुए कहा, जी मुझे उस समय जो भी समझ में आया मैंने वही किया। रानो ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, डॉक्टर साहब, हमारी छोरी कैसी से, कब होश आएगा? सुभद्रा जी गौरी के सिरहाने बैठी हुई हल्के हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शेखर, आप मुझे शेखर बुला सकती है दादी माँ। शेखर ने मुस्कुराते हुए सुभद्रा जी की तरफ देखा। आपकी पोती बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ी चोट गहरी थी लेकिन मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, अब खून नहीं बहेगा। पेन किलर का और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दे दिया है। सुबह ये बिल्कुल ठीक वैसे ही उठेंगी जैसी रोज उठती है। पर अगर फिर भी कोई समस्या लगे तो प्लीज मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। शेखर ने इस बार रानो की तरफ देखते हुए कहा। रानो झेप कर दूसरी तरफ देखने लगी थी। इन सब में सबसे पीछे बिल्कुल दरवाजे से सटा हुआ शिव खड़ा हुआ था। वो बस एकटक बेहोशी में सो रही गौरी को ही देख रहा था। बड़ी आसानी से कोई भी उसका चेहरा पढ़कर ये बता सकता था कि इस समय सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ शिवराज सिंह सिसोदिया कितने गहरे दर्द में थे। महादेव, हमारी गौरी को हमारे दुर्भाग्य से दूर रखिए। अभी वो हमसे पूरी तरह से जुड़ी भी नहीं है और आपने उन्हें हमारे हिस्से की तकलीफ और दर्द देने शुरू भी कर दिए। भोलेनाथ, पिछली बार हमने जया का हमारी जिंदगी में आना और फिर चले जाना सब आपकी मर्जी समझकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था। इस चुप्पी का खामियाजा हमने अपने चरित्र पर दाग लगवा कर चुकाया था। पर इस बार अगर गौरी हमारी जिंदगी में वापस चली गई तो हम चुप नहीं रह पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। गौरी का शिव से दूर हो जाना, इस बार ऐसा कुछ भी मत होने दीजिएगा हमारे साथ। हमें बस गौरी दे दीजिए, हमें सारा संसार उनके रूप में यूं ही मिल जाएगा। ये महादेव से गौरी को मांगते हुए कब शिव की आंखें भर आई उसे पता ही नहीं चला। परेशान मत होइए शिव, गौरी अब ठीक है, मयंती शिव को दिलासा देते हुए बोली। सुभद्रा जी से भी शिव की मनोदशा छुपी ना रह सकी। आप लोग यही बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, हम तब तक आप लोगों के खाने का प्रबंध करवाते हैं। सुभद्रा जी वहां से जाते हुए बोली, दादी माँ साहब, हम और शेखर आपके साथ चलते हैं, पर अगर आपको सही लगे तो क्या शिव यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं गौरी के पास? दमयंती सुभद्रा जी की परंपरा और संस्कृति के लिए अपने अनुशासन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, पर आज अपने छोटे भाई की मन की हालत को देखते हुए वो खुद को रोक नहीं सकी थी दादी मासा से ये पूछने से। और कोई दिन होता या फिर शिव की जगह कोई और होता तो सुभद्रा जी को पल नहीं लगता इनकार करने में, पर वो भी तो यही चाहती थी कि शिव और गौरी एक दूसरे के प्रति अपने मन में जमी हुई धूल को हटा ले। और अब जब शिव अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा रहा था तो फिर सुभद्रा जी कैसे मना कर सकती थी? ठीक है शिव, आप यही रुकिए, हम आपका खाना यही भिजवा देते हैं। सुभद्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आभार दादी मासा, पर हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है, हमारे लिए आप व्यर्थ कष्ट ना करें, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। शिव एक बार फिर से अचकचा रहा था, खुद को गौरी के पास रुकने के लिए बोलने में। कुंवर साहब, भूख नहीं पर एक कप चाय तो चलेगी ना? रानो ने छूटते ही कहा। अरे चलेगी नहीं, दौड़ेगी, हमारी शिव को चाय बहुत पसंद है पर बिना चीनी की।
दमयंती ने हंसते हुए कहा। रानू दमयंती की बात सुनकर चौंक गई थी। ये स्वाद तो गौरी दीदी का भी था। वो मन ही मन सोच रही थी। अच्छा ठीक है, हम चाय पी लेंगे, पर याद रखिएगा रानो, हम बिना चीनी की चाय पियेंगे। इस बार शिव भी थोड़ा सा मुस्कुराया था और उसके दोनों गालों पर छोटे छोटे क्यूट से डिंपल्स पड़ गए थे। दमयंती सुभद्रा जी और शेखर के साथ नीचे डाइनिंग हॉल में चली गई थी। अब तक कमला ने काफी देर से लिविंग रूम में बैठे हुए राघवेंद्र को चाय बनाकर पिला दी थी। आइए कुंवर साहब, खाना खा लीजिए, आप बिल्कुल सही समय पर नीलकमल पधारे हैं। सुभद्रा जी अच्छी तरह से जानती थी राघवेंद्र की आदतों को, इसीलिए वो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती थी। राघवेंद्र जैसे इसी मौके की तलाश में बैठा हुआ था, वो दांत निकालते हुए डाइनिंग टेबल पर जाकर दमयंती की साइड वाली चेयर पर बैठ गया। अरे ये साले साहब कहाँ रह गए? राघवेंद्र वहां पर शिव को उपस्थित न देखकर हैरान रह गया। शिव कुछ देर के लिए गौरी के साथ रहना चाहते थे, तो हम लोग यहाँ चले आए। वैसे भी उन्हें खाना नहीं खाना था, तो दमयंती ने बहुत सहजता से बताया था। पर ये बात सुनकर राघवेंद्र एक बार फिर सर से लेकर पैर तक जल भूनकर राख हो गया था। राघवेंद्र की ये हालत देखकर सुभद्रा जी और रानू दोनों के ही चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी, पर वो दोनों भी एक दूसरे की उस मुस्कुराहट से पूरी तरह से अनजान थी। आखिर राघवेंद्र को सुभद्रा और रानू से इतनी नफरत क्यों थी? क्या दफन है शिव के दिल में जो उसे गौरी से दूर करता है? और क्या रानू